लो लड़की, ये 1500 सोने के सिक्के, और अब तुरंत यहाँ से चली जाओ। मेरा गुस्सा अब काबू से बाहर हो रहा है। अगर मेरी नजरों के सामने और देर तक रही तो मैं खुद तुम्हारा गला दबा दूंगा। मैं तो जा ही रही हूँ श्यामलाल जी, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी गरीब या कमजोर इंसान को दोबारा धोखा देने की कोशिश मत करना। बहुत पुरानी बात है। सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक बहुत ही गरीब और मजबूर किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सीता था। उनके पास धन दौलत के नाम पर सिर्फ एक पुरानी सी झोपड़ी और एक घिसा हुआ कुदाल था। उसी कुदाल की मदद से मोहन अपने पुरखों की छोड़ी हुई जमीन को जोतकर खेती करता था और किसी तरह अपना और अपनी बेटी का गुजारा चलाता था। सीता बेटी, मैं अब खेत की तरफ जा रहा हूँ काम करने। शायद आज मुझे वापस आने में देर हो जाए और शाम भी हो सकती है, इसलिए तुम घर के सारे काम निपटा लेना और खाना भी बना कर रख लेना। मैं जब वापस लौटूंगा तब खाना खा लूंगा। और हाँ, मेरी राह देखकर जागना मत। अगर रात ज्यादा हो जाए तो तुम आराम से सो जाना। इस बार फसल उगाना बहुत जरूरी है, तभी हमारा गुजारा चल पाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। लेकिन पिताजी, मैं खाने कैसे बनाऊंगी? कल ही घर का सारा राशन खत्म हो गया था। अब घर में खाने के लिए सिर्फ कल की 2 बची हुई रोटियां ही हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि उन्हें मैं खाऊं या आपके लिए संभाल कर रखूं। मोहन के घर की हालत बहुत बुरी थी। राशन का एक दाना भी घर में नहीं बचा था। खाने के नाम पर सिर्फ 2 बासी रोटियां थी जो कल की बची हुई थी। मोहन के सामने एक कठिन फैसला था, या तो वो खुद उन रोटियों को खा ले या अपनी बेटी को खिला दे। सीता बेटी, मुझे अभी बिल्कुल भूख नहीं लग रही और जब मैं खेत से वापस आऊंगा तब मैं खाने का कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा। तुम अभी वही रोटी खा लो और मेरी चिंता मत करो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। खेत में आज बहुत सारा काम मेरा इंतजार कर रहा है। इतना कहकर मोहन अपना कुदाल उठाता है और खेतों की तरफ निकल पड़ता है। आज मोहन के मन में 2 बड़ी चिंताएं चल रही थीं। पहली चिंता थी कि खेत में फसल कैसे उगाएगा और दूसरी चिंता थी कि कल के लिए घर में खाने का इंतजाम कैसे करेगा। ये सोचते सोचते वो उदास मन से कुदाल चलाने लगता है। तभी उस रास्ते से गांव का अमीर व्यापारी सेठ श्यामलाल गुजरता है। मोहन को इतनी मेहनत से काम करते देखकर उसके दिमाग में एक चालाक सोच पैदा होती है। अरे गोपाल, जरा इधर देखो तो, ये मोहन कितनी मेहनत से अपनी जमीन पर काम कर रहा है, लेकिन मुझे इसकी ये मेहनत अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ये मेरे लिए काम नहीं करता। पूरे गांव में बस इसी की जमीन बच गई है जो अभी तक मेरे नाम नहीं हुई। मैंने कई बार कोशिश की थी कि ये जमीन मुझे दे दे, लेकिन मोहन हर बार मना कर देता है। लेकिन आज मैं किसी भी हालत में इसकी जमीन अपना बनाकर ही रहूंगा। लेकिन मालिक, जहाँ तक मैं जानता हूँ मोहन अपनी जान दे देगा पर अपनी पूर्वजों की जमीन कभी नहीं बेचेगा। इसीलिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। तब आप उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर आराम से उसकी जमीन अपने नाम कर सकते हैं। नहीं गोपाल, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। मोहन अपनी जमीन मुझे कैसे देगा ये तुम मुझ पर छोड़ दो। आज मैं किसी भी तरह से इसकी जमीन हासिल करके रहूंगा। हर इंसान की जिंदगी में कोई न कोई कमजोरी या मजबूरी होती ही है और मैं उसी मजबूरी का फायदा उठाना जानता हूँ। सेठ श्यामलाल गांव का बहुत ही चालाक और लालची व्यक्ति था। जब उसने मोहन को मजबूरी और परेशानी में देखा तो उसने तुरंत एक चाल चलने का फैसला कर लिया ताकि किसी तरह मोहन की जमीन अपने कब्जे में कर सके। अरे मोहन, मैं तुम्हें कुछ दिनों से देख रहा हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान और उदास लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? क्या घर में कोई दिक्कत है या पैसों की कोई तंगी चल रही है? देखो मोहन, अगर तुम्हें किसी भी तरह की मुश्किल हो तो बिना झिझक मुझे बता सकते हो। आखिर मैं भी एक इंसान हूँ और गरीब और मजबूर लोगों की मदद करना मेरा फर्ज है। मोहन को अच्छी तरह पता था कि सेठ श्यामलाल की बातों में सच्चाई कम और चाल ज्यादा होती है। फिर भी उसकी मजबूरी इतनी बड़ी थी कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे किसी भी तरह कल के लिए घर में खाने का इंतजाम करना ही था। श्यामलाल जी, कोई खास बात नहीं है,
बस घर में राशन बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं इसी सोच में पड़ा हूँ कि कल मैं और मेरी बेटी क्या खाएंगे। आज जब मैं घर से खेत के लिए निकल रहा था तब मैंने अपनी बेटी की आंखों में भूख और दर्द देखा। बेचारी भूखी रहकर कैसे काम करेगी। अगर आप हम पर थोड़ी सी दया कर दें और कुछ पैसे उधार दे दें तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। आप चिंता मत कीजिए श्यामलाल जी, जैसे ही मेरी फसल तैयार होगी मैं उसे बेचकर सबसे पहले आपका कर्ज चुका दूंगा। अरे मोहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम और तुम्हारी बेटी कभी भूखे नहीं रहोगे। ये लो कुछ पैसे, इन्हें तुम घर के लिए राशन खरीद लेना और अगर आगे भी कभी कोई दिक्कत आए तो बिना डरे मेरे पास आ जाना। सेठ जी, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शायद आपको एहसास भी नहीं होगा कि आज आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने मुझे एक नई जिंदगी दे दी हो, नहीं तो शायद हम दोनों भूख से ही मर जाते। सेठ श्यामलाल की चाल अपनी जगह सफल हो चुकी थी, लेकिन मोहन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि सेठ ने उससे मदद देकर उसकी जिंदगी बचाई नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी को एक नई जाल में फंसा दिया था। एक ऐसा जाल जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। मोहन ने दिन भर मेहनत करके खेत का सारा काम पूरा कर लिया। काम खत्म होने के बाद वो खुशी खुशी बाजार की तरफ निकल पड़ा ताकि घर के लिए राशन खरीद सके। इधर गोपाल के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि सेठ ने मोहन को बिना किसी फायदे के पैसे क्यों दे दिए। मालिक, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। आपने मोहन को बिना किसी मुनाफे के इतने पैसे क्यों दे दिए? आप तो कह रहे थे कि आप उसकी जमीन किसी भी तरह अपने नाम कर लेंगे, लेकिन मोहन ने तो अपनी जमीन आपको दी ही नहीं। मालिक, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कृपया बताइए कि आपके दिमाग में कौन सा प्लान चल रहा है। अरे गोपाल, इसीलिए तो मैं कभी कभी तुम्हें बेवकूफ कह देता हूँ। सच कहूँ तो तुम वाकई में बहुत सीधे हो। अगर मैं उस वक्त मोहन से उसकी जमीन मांग लेता तो वो भूखा रहना पसंद करता, लेकिन अपनी जमीन कभी नहीं देता। इसलिए मैंने एक चालाक चाल चला दी। अब जब उसकी फसल तैयार होगी तो मेरा कर्ज चुकाने के लिए उसे अपना अनाज बेचना ही पड़ेगा, और उस वक्त मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा कि मोहन मजबूर हो जाएगा और उसे अपनी जमीन मुझे देनी ही पड़ेगी। अब बस मुझे उस दिन का इंतजार है जब उसकी फसल पककर तैयार हो जाएगी। वाह मालिक वाह, क्या कमाल का दिमाग है आपका। मुझे तो लगा था कि आप कोई और तरीका सोचेंगे, लेकिन आपने तो सीधा एक जबरदस्त चाल चला दी। मुझे पूरा यकीन है मालिक कि आपकी चालाकी के आगे मोहन को झुकना ही पड़ेगा। सेठ श्यामलाल बहुत ही लालची और जालिम आदमी था। वो अक्सर गरीब और मजबूर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता और धीरे धीरे उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता था। बेचारा मोहन भी अपनी मजबूरी के चलते सेठ के जाल में फंस चुका था। उस दिन मोहन को 2 वक्त की रोटी तो मिल गई थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में अभी और बुरा वक्त आने वाला है। समय धीरे धीरे बीत गया और कुछ ही महीनों में मोहन की फसल पककर तैयार हो गई। जब सेठ को पता चला कि मोहन की फसल अब कटने लायक हो चुकी है और वो उसे बेचने वाला है, तो सेठ तुरंत गोपाल को लेकर मोहन के खेत पर पहुंच गया। अरे मोहन, सुना है इस बार तुम्हारी फसल बहुत बढ़िया हुई है और अनाज को देखकर तो लगता है कि पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल तुम्हारी ही है। क्या बात है मोहन, लगता है इस बार तुम्हारी किस्मत चमक गई। हाँ श्यामलाल जी, भगवान की कृपा से इस बार हमारी फसल सच में बहुत अच्छी हुई है। अब तो लगता है कि हमारे घर की हालत भी सुधर जाएगी। मैं इस अनाज को बेचकर सबसे पहले आपका कर्ज चुका दूंगा। हे भगवान, आप ऐसे ही मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं हमेशा दिल से मेहनत करता रहूंगा। अरे मोहन, तुम इस अनाज को बाजार तक ले जाने की तकलीफ क्यों उठाओ? अगर चाहो तो इसे मुझे ही बेच दो। इससे मुझे मेरे पैसे भी वापस मिल जाएंगे और तुम्हें बाजार जाने की परेशानी भी नहीं होगी। बताओ मोहन, तुम इस अनाज के कितने पैसे चाहते हो? सेठ धीरे धीरे अपनी चाल चल रहा था, लेकिन मोहन को उसकी बातों में छुपी चालाकी का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। श्यामलाल जी की बात ठीक ही लग रही है। अगर मुझे अनाज बेचना है तो मुझे इसे बाजार तक ले जाना ही पड़ेगा। उससे अच्छा तो यही होगा कि मैं इसे श्यामलाल जी को ही बेच दूं। इससे उनका कर्ज भी चुक जाएगा और मुझे अलग से कोई परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है श्यामलाल जी, आप ही मेरा ये अनाज खरीद लीजिए, लेकिन इसका दाम आपको पूरे 8,000 रुपए देने होंगे
और साथ ही आपका दिया हुआ कर्ज भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब राशन और अनाज के दाम पहले से बढ़ गए हैं। वाह मोहन वाह, तुमने तो बड़ा तेज दिमाग लगाया है। इतना महंगा अनाज तो नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ये अनाज एक शर्त पर खरीदूंगा। शर्त ये है कि ये अनाज मुझे बिल्कुल उसी हालत में देना होगा जैसी हालत में अभी है। और सुनो, 8,000 रुपए क्या, मैं तुम्हें पूरे 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरी ये शर्त मान लो। दरअसल ये सेठ श्यामलाल की एक सोची समझी चाल थी। उसने मोहन को फंसाने के लिए बहुत ही चालाक चाल बिछाया हुआ था। मोहन जानता था कि सेठ एक कठोर और चालाक आदमी है, लेकिन फिर उसे वो दिन याद आता है जब मुश्किल वक्त में सेठ ने उसकी मदद की थी। इसी वजह से मोहन सोचने लगता है कि शायद सेठ इतना बुरा इंसान नहीं है और वो उसके साथ धोखा नहीं करेगा। और इसी भरोसे में मोहन अनजाने में एक गलत फैसला कर बैठता है। ठीक है श्यामलाल जी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। ये अनाज जिस हालत में अभी है, आप इसे उसी हालत में खरीद लीजिए। अब कृपया मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, ताकि मैं उस पैसे से घर के लिए दाल, चावल और मसाले खरीद सकूं। बिल्कुल मोहन, ये लो तुम्हारे पैसे। और अब से ये अनाज तो मेरा हुआ ही, साथ ही ये जमीन भी मेरी हो गई, क्योंकि तुमने खुद कहा है कि तुम अनाज मुझे उसी हालत में बेच रहे हो जैसी हालत में अभी है। इसलिए अनाज के साथ वो जमीन भी मेरी हो गई जिस पर ये अनाज उगा हुआ है। ये बात सुनते ही मोहन के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। उसके होश उड़ गए और वो समझ गया कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। देखा गोपाल, मेरा प्लान, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मैंने मोहन को पैसे यूं ही नहीं दिए थे। मैंने उसका भरोसा जीतने के लिए उसकी मदद की थी, ताकि एक दिन मैं आराम से उसकी जमीन अपने नाम कर सकूं। वाह श्यामलाल जी वाह, आपने सच में एक गरीब आदमी की मजबूरी का फायदा उठाया है। कुछ पल के लिए मुझे लगा था कि शायद आप बदल गए हैं, लेकिन एक कहावत है, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, चाहे उस पर कितना ही घी क्यों न लगा दिया जाए। आपने भी वही किया। जब ताकत से काम नहीं बना तो चालाकी का सहारा ले लिया। लेकिन याद रखना श्यामलाल जी, जो इंसान गरीब का हक मारता है वो कभी खुश नहीं रहता। बेचारा मोहन ये सब सुनकर बिल्कुल टूट गया। उसकी पुश्तैनी जमीन जिसे उसके पुरखों ने संभाला था, उसके हाथ से छिन गई। दिल में दर्द और आंखों में आंसू लिए वो चुपचाप अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब मोहन घर वापस पहुंचता है तो उसका चेहरा बहुत उदास होता है। उसकी आंखों में दुख साफ नजर आ रहा होता है। जब उसकी बेटी सीता अपने पिता को इस हाल में देखती है तो वो घबरा जाती है और भारी दिल से उनसे सवाल करती है। क्या बात है पिताजी, आप तो सुबह बड़े खुश होकर घर से निकले थे। आपने कहा था कि हमारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई है, फिर अब आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? कृपया सच सच बताइए पिताजी, आखिर हुआ क्या है? तब मोहन अपनी बेटी को पूरी कहानी बता देता है। वो बताता है कि कैसे सेठ श्यामलाल ने चालाकी से उसे धोखा दिया और फसल के साथ साथ उसका खेत भी अपने कब्जे में कर लिया। ये सब सुनकर सीता के मन में सेठ के लिए बहुत गुस्सा भर जाता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पिताजी, जब तक आपकी बेटी जिंदा है तब तक कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। चलिए मेरे साथ, अभी हम सरपंच के पास चलेंगे, वहीं इसका फैसला करेंगे। सीता गांव में पंचायत बुलवाती है और सभी पंचों के सामने अपने पिता के साथ हुई पूरी घटना बता देती है। लेकिन गांव का सरपंच सेठ श्यामलाल का गहरा दोस्त होता है, इसलिए वो सच का साथ देने के बजाय अपने दोस्त का ही पक्ष लेता है। सुनो मोहन, मैंने तुम्हारी सारी बात ध्यान से सुनी है, लेकिन मुझे लगता है कि गलती तुम्हारी ही है, क्योंकि श्यामलाल ने तुमसे पहले ही शर्त रखी थी कि वो अनाज उसी हालत में खरीदेगा जैसी हालत में वो अभी है, चाहे उसे 8,000 के बजाय 10,000 रुपए ही क्यों न देने पड़ जाए। तुमने खुद पैसों के लालच में उसकी शर्त मान ली और पैसा लेकर सौदा पक्का कर दिया। इसलिए पंचायत के फैसले के मुताबिक श्यामलाल सही है और तुम गलत। अनाज के साथ वो जमीन भी श्यामलाल की ही मानी जाएगी। इसलिए मोहन, तुम ये मुकदमा हार चुके हो। इस तरह सरपंच ने फैसला अपने दोस्त सेठ के पक्ष में सुना दिया। अब सीता भी कुछ नहीं कर पाई। निराश और दुखी होकर दोनों बाप बेटी घर वापस लौट आते हैं। आप चिंता मत कीजिए पिताजी,
जो कुछ भी श्यामलाल ने हमारे साथ किया है उसका हिसाब भगवान जरूर लेंगे। आपकी कोई गलती नहीं है। अब आप ज्यादा सोचिए मत, भगवान सब ठीक कर देंगे। सीता अपने पिता को धैर्य देती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मोहन के दिल में अपनी जमीन खो देने का दर्द गहरा था। वो बार बार खुद को ही दोष देने लगता है। रात धीरे धीरे बीत जाती है, सुबह हो जाती है। जब सीता अपने पिता को जगाने के लिए उनके पास जाती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि मोहन उठ नहीं रहा। दरअसल मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा था। अपनी पुश्तैनी जमीन खो देने का गम मोहन सह नहीं पाया और उसे रात में ही हार्ट अटैक आ गया। इस तरह वो अपनी बेटी को अकेला छोड़कर हमेशा के लिए दुनिया से चला गया। पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हे भगवान, आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया? मेरे पिताजी को मुझे वापस दे दो भगवान, वरना मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। अब मैं उस जालिम श्यामलाल को कभी माफ नहीं करूंगी। उसी की वजह से मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया है। अब तैयार हो जाओ श्यामलाल, तुम्हारी बर्बादी का वक्त आ गया है। बहुत हो गया तुम्हारा धोखा और नाटक। अब तुम्हें एक पढ़ी लिखी लड़की का सामना करना पड़ेगा। सीता कसम खाती है कि वो सेठ श्यामलाल को उसके किए की सजा जरूर दिलाएगी और उसे बर्बाद करके ही दम लेगी। कुछ महीनों बाद सीता अपने पिता के बचे हुए पैसों से एक ट्रैक्टर किराए पर लेती है और 10 बोरी अनाज भी खरीद लेती है। उसके बाद वो उस अनाज को बेचने के लिए बाजार की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन सच तो ये था कि सीता का असली निशाना सेठ श्यामलाल ही था। आओ आओ भाइयों और बहनों, सस्ता और अच्छा राशन ले जाओ। ऐसा बढ़िया अनाज पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। कुछ ही देर में वहाँ सेठ श्यामलाल भी आ पहुँचता है। अरे वाह, ये लड़की तो बहुत सस्ते दाम में अनाज बेच रही है। क्यों ना इसे भी अपनी चालाकी से थोड़ा सा बेवकूफ बना दिया जाए। अरे सुनो लड़की, मैं तुम्हारा ये अनाज खरीदना चाहता हूँ। चाहे इसका जो भी दाम हो मैं देने को तैयार हूँ। तुम चाहो तो ज्यादा भी बोल सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम ये अनाज उसी हालत में बेचोगी जैसी हालत में अभी है, तभी मैं इसे खरीदूंगा। अच्छा, तो ये श्यामलाल मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहता है। कोई बात नहीं, अब इसे इसका असली सबक सिखाती हूँ। ठीक है श्यामलाल जी, मैं ये अनाज उसी हालत में बेचने के लिए तैयार हूँ जैसी हालत में अभी है, लेकिन इसके लिए आपको मुझे पूरे 5,000 रुपए देने होंगे। और मेरी भी एक शर्त है, 5,000 रुपए भी मुझे उसी हालत में चाहिए जैसी हालत में वो होंगे। अब बताइए श्यामलाल जी, क्या आपको मेरी ये शर्त मंजूर है? सीता की बात सुनते ही सेठ श्यामलाल एक पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि ये लड़की अभी जवान है और उसे ज्यादा समझ नहीं है। ठीक है लड़की, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब तुम ये ट्रैक्टर लेकर सीधे मेरे घर पहुंच जाओ। सीता ट्रैक्टर लेकर सीधा सेठ श्यामलाल के घर पहुंच जाती है। बोलिए श्यामलाल जी, मैं ये अनाज कहाँ उतार कर रखूं? अरे लड़की, लगता है तुम अपनी ही शर्त भूल गई हो। मैंने कहा था कि अनाज मुझे उसी हालत में चाहिए जैसी हालत में अभी है, और अभी अनाज ट्रैक्टर पर रखा हुआ है, इसलिए अनाज के साथ ये ट्रैक्टर भी मेरा हो गया। माफ कीजिए श्यामलाल जी, शायद मैं सच में अपनी शर्त भूल गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, आप अनाज के साथ ट्रैक्टर भी रख लीजिए, लेकिन अब आप हमारा पैसा दे दीजिए। ये कहकर सेठ पैसे लेने के लिए अपने घर के अंदर जाने लगता है। ये आप क्या कर रहे हैं श्यामलाल जी? लगता है आप मेरी शर्त भूल रहे हैं। मैंने भी कहा था कि पैसा मुझे उसी हालत में चाहिए जैसी हालत में वो होगा। अगर पैसा घर के अंदर रखा है तो फिर पैसा के साथ साथ आपका घर भी मेरा हुआ। अब सोचिए श्यामलाल जी, अगर आप घर के अंदर गए तो क्या होगा? सीता की बात सुनते ही सेठ श्यामलाल के होश उड़ गए। उसे लगा जैसे दिन के उजाले में ही तारे नजर आने लगे हों। गुस्से और घबराहट में उसने तुरंत फैसला कर लिया कि इस बात का फैसला पंचायत में ही करवाया जाएगा। ये क्या बकवास कर रही हो लड़की? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? सिर्फ 5,000 रुपए के लिए तुम मेरा पूरा घर ले लोगी? लगता है तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम किससे टकरा रही हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो चलो पंचायत के पास चलते हैं, वहीं सबके सामने पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। सेठ श्यामलाल को पूरा भरोसा था कि गांव का सरपंच उसका दोस्त है और हमेशा की तरह उसी का साथ देगा। लेकिन सीता भी आज पूरी तरह तैयार थी। आज वो सेठ के साथ साथ
सरपंच को भी सच का एहसास कराने वाली थी। गांव में पंचायत बुलाई गई। सीता ने सबके सामने खड़े होकर सरपंच और गांव वालों को पूरी बात शुरू से लेकर अंत तक बता दी। हे भगवान, आपने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया। अगर मैं अपने दोस्त श्यामलाल का साथ देता हूँ तो गांव वाले मुझे स्वार्थी कहेंगे, और अगर मैं इस लड़की का साथ देता हूँ तो मेरा दोस्त मुझसे नाराज हो जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं सरपंच जी? मुजरिम आपके सामने खड़ा है। आप बस सच के हिसाब से अपना फैसला सुना दीजिए और एक गरीब के साथ न्याय कीजिए, वरना आज ये श्यामलाल मुझे बेवकूफ बना रहा है, कल ये पूरे गांव के लोगों को भी धोखा देगा। इसलिए जरूरी है कि आज इसे उसके किए की सजा मिले। देखो सीता बेटी, तुम ठीक नहीं कर रही हो। आखिर तुम श्यामलाल से इतनी दुश्मनी क्यों ले रही हो? मुझे लगता है कि इस समस्या का एक बेहतर हल निकाला जा सकता है, जिससे तुम दोनों का नुकसान ना हो। ये बात तो साफ है कि गलती श्यामलाल की है, लेकिन अगर श्यामलाल अपना घर और सारा सामान तुम्हें दे देगा तो वो खुद कहाँ रहेगा? इस बारे में भी थोड़ा सोचो बेटी। मेरा कहना है कि श्यामलाल तुम्हें ट्रैक्टर और सारा अनाज वापस कर दे, साथ ही कुछ पैसे भी दे दे, और तुम उसे माफ कर दो। श्यामलाल सबके सामने वादा करेगा कि आज के बाद वो कभी किसी गरीब के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है सरपंच जी, अगर आपको यही ठीक लगता है तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक बात का जवाब दीजिए। क्या श्यामलाल मेरी पुश्तैनी जमीन और मेरे पिताजी को वापस ला सकता है? अगर मेरे पिताजी वापस आ सकते हैं तो मुझे ये फैसला मंजूर है। बोलो श्यामलाल, क्या तुम मेरे पिताजी को वापस ला सकते हो? अगर उस दिन तुमने मेरे पिताजी को धोखा देकर उनकी जमीन न छीनी होती तो आज वो जिंदा होते। इसीलिए सरपंच जी, मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलूंगी। सीता की बात सुनते ही वहां खड़े सभी लोग चुप हो गए। सेठ श्यामलाल भी बुरी तरह घबरा गया। उसकी इज्जत और घर दोनों दांव पर लग चुके थे। सीता बेटी, मुझे माफ कर दो। अगर तुम मेरा घर ले लोगी तो मैं कहाँ रहूंगा? मेरा सारा पैसा भी उसी घर में रखा है। मुझ पर थोड़ा रहम करो। मैं तुम्हें 200 सोने के सिक्के देता हूं। तुम अपनी जमीन और ट्रैक्टर ले लो, बस पुलिस के पास मत जाना। अब समझी श्यामलाल, जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब उसकी अकड़ निकल ही जाती है। अब बताओ, तुम्हारी सारी शान और घमंड कहाँ गया? अगर तुम इस मुसीबत से बचना चाहते हो तो 200 नहीं बल्कि 500 सोने के सिक्के देने होंगे, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी। आखिरकार सेठ मजबूर हो गया और उसने सीता को 500 सोने के सिक्के दे दिए। सीता सिक्के लेकर वहां से जाने लगी, तभी सेठ फिर से बोल पड़ा। सुनो लड़की, आज के लिए तुम जीत गई, लेकिन ये मत समझना कि तुम मुझसे ज्यादा चालाक हो। इस गांव में कोई भी बुद्धि के मामले में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ये बकवास बंद कीजिए श्यामलाल जी। अभी अभी मैंने आपको सबके सामने हरा दिया और फिर भी घमंड कर रहे हैं। इससे तो यही साबित होता है कि मैं आपसे ज्यादा चालाक हूँ। अगर यकीन नहीं है तो फिर से कोशिश करके देख लीजिए। ठीक है लड़की, अगर तुम्हें अपनी बुद्धि पर इतना ही घमंड है तो एक शर्त लगा लेते हैं। हम दोनों एक एक कहानी सुनाएंगे। जिसका किस्सा सबसे ज्यादा अजीब और झूठा होगा वही जीतेगा। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ मौजूद अगर किसी को भी वो कहानी सच लगी तो कहानी सुनाने वाला हार जाएगा, और हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे की कहानी को झूठा नहीं कहेगा, उसे सच ही मानना होगा। अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें 1500 सोने के सिक्के दूंगा, और अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे 500 सोने के सिक्के और अपनी जमीन वापस दोगी। बोलो, क्या ये शर्त मंजूर है? ठीक है श्यामलाल जी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस मुकाबले में जीत मेरी ही होगी। इस तरह सीता ने सेठ का चैलेंज स्वीकार कर लिया। सेठ ने चुपके से सरपंच की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि उसका साथ दे। सरपंच ने भी हल्के से सिर हिलाकर हाँ कर दी। अब सेठ अपनी अजीब और अनोखी कहानी सुनाने लगा। एक दिन मेरी पत्नी बाजार से राशन लेकर घर आई। जब वो अनाज साफ कर रही थी तो उसमें से मकई के 2 दाने निकल आए। उसने उन दोनों दानों को उठाकर आंगन में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद उन दानों से छोटे छोटे पौधे निकले और धीरे धीरे वो एक बड़े पेड़ में बदल गए। थोड़े ही समय में वहां मकई का इतना घना बगीचा हो गया कि वहां से गुजरना भी मुश्किल हो गया।
जो भी बैलगाड़ी लेकर उस बगीचे में जाता वो कई दिनों तक उसमें भटकता रहता। एक दिन मेरी 10 बकरियां उस बगीचे में खो गईं। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे एक भी बकरी नहीं मिली। कुछ समय बाद मकई की फसल तैयार हो गई। मैंने उस मकई को पिसवाया और उसकी रोटी बनवाई। जैसे ही मैंने रोटी खाई मेरे पेट से बकरियों की आवाज आने लगी और देखते ही देखते मेरे मुंह से एक एक करके मेरी सारी बकरियां बाहर निकल आईं। बस सरपंच जी, यही मेरी कहानी थी। सेठ की अजीब और हैरान कर देने वाली कहानी सुनते ही सरपंच तुरंत बोल पड़ा। अरे श्यामलाल, ये कैसी कहानी सुना रहे हो तुम? मुझे तो ये बिल्कुल झूठ लग रही है। ऐसी झूठी कहानी मैं सुनना भी नहीं चाहता। क्या कहते हो गांव वाले? हाँ सरपंच जी, ये कहानी बिल्कुल झूठी है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सेठ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसका जाल अब पूरी तरह से तैयार हो चुका था। अब अगर सीता को जीतना था तो उसे सेठ की इस झूठी कहानी को सच कहना ही पड़ेगा। सेठ श्यामलाल की अजीब और हैरान कर देने वाली कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग उसे झूठ बता चुके थे। अब अगर सीता को इस शर्त में जीत हासिल करनी थी तो उसे सेठ की कहानी को सच मानना ही पड़ता। सीता कुछ पल के लिए चुप हो गई और गहरी सोच में डूब गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक बहुत ही चालाक और तेज सोच जन्म ले चुकी थी। वाह श्यामलाल जी वाह, क्या कमाल की कहानी सुनाई आपने। बाकी लोगों को चाहे ये कहानी झूठ लग रही हो, लेकिन मुझे तो ये पूरी तरह सच नजर आ रही है। और वैसे भी श्यामलाल जी, आप जैसे तेज दिमाग वाले आदमी के साथ तो इससे भी ज्यादा अजीब घटना हो सकती है। सीता की ये बात सुनते ही सेठ श्यामलाल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे लगा जैसे उसकी जीत पक्की हो चुकी है। वाह लड़की वाह अब तो मेरी जीत निश्चित हो गई। देखा सरपंच जी, अब तो आपको भी समझ आ गया होगा कि इस गांव में मुझसे ज्यादा चालाक कोई नहीं। चलो लड़की, अब अपने 500 सोने के सिक्के मुझे वापस करो और सबके सामने घुटने टेक कर मान लो कि तुम मुझसे हार चुकी हो। ये क्या श्यामलाल जी, आप तो बिना बदले ही बिजली गिराने लगे। मैंने कब कहा कि आप जीत गए? अभी तो आपने मेरी कहानी सुनी ही नहीं है। पहले मेरा किस्सा सुन लीजिए, फिर आराम से फैसला कर लेना कौन जीता और कौन हारा। पंचायत में बैठे सभी लोगों को सीता की बात ठीक लगी। सबने उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा। सीता ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। एक बार की बात है सरपंच जी, मैंने गांव के बीचों बीच रुई का एक बीज बोया था। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वहां एक बहुत ही बड़ा पेड़ उगाया। गर्मी के दिनों में उस पेड़ की छाया पूरे गांव को ठंडक देती थी और वहां से हमेशा ठंडी हवा चलती रहती थी। जब उस पेड़ पर बहुत ज्यादा रुई उग आई तो मैंने वो रुई अपने बड़े भाई को दे दी। मैंने उनसे कहा कि इस रुई को शहर ले जाकर अच्छे दाम में बेचाओ। मेरे भाई ने सारी रुई एक ठेले में भरी और शहर की तरफ निकल पड़े। लेकिन जिस रास्ते से वो जा रहे थे उसी रास्ते में श्यामलाल का मक्के का घना बगीचा पड़ता था। मेरे भाई उस बगीचे में भटककर रास्ता भूल गए। उसी वक्त श्यामलाल जी अपनी बकरियों को ढूंढने के लिए बगीचे में आए। वहां उन्हें मेरे भाई मिल गए, लेकिन श्यामलाल जी ने अपनी निर्दयता दिखाते हुए अपने नौकरों के साथ मिलकर मेरे भाई का कत्ल कर दिया। क्यों श्यामलाल जी, आपने मेरे भाई को क्यों मार डाला? सरपंच जी, मेरे भाई को इन्होंने ही मारा है। आप इन्हें पूछिए, क्या मैं सच बोल रही हूँ या झूठ? सीता की बात सुनते ही वहां बैठे सभी लोग हैरान रह गए। अब सेठ श्यामलाल पूरी तरह फंस चुका था। अगर वो सीता की बात को सच मानता तो उस पर कत्ल का इल्जाम लग जाता, और अगर वो इसे झूठ बताता तो शर्त के हिसाब से उसे हार माननी पड़ती। क्या हुआ श्यामलाल जी, आप इतने चुप क्यों हो गए? किस सोच में डूब गए? यहाँ सब लोग मौजूद हैं, इन सबको सच जानना है। बोलिए, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ या सच? श्यामलाल, तुम अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए हो। अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। बेहतर है कि तुम अपनी गलती स्वीकार कर लो और सीता से माफी मांग लो। इस लड़की की बुद्धि के सामने तुम्हारी चालाकी कुछ भी नहीं। सेठ श्यामलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके सामने अंधेरा सा छा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। ना आगे रास्ता था और ना ही पीछे लौटने की जगह।
भगवान, ये मैंने कैसी मुसीबत खड़ी कर ली। ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैंने कभी इसके भाई का कत्ल नहीं किया। ये सब बिल्कुल झूठ है। क्या बात है श्यामलाल जी, आप इतनी जल्दी हार मान गए। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि बुद्धि के मामले में आप मुझसे कमजोर हैं और शर्त के हिसाब से जो भी किसी की कहानी को झूठ बोलेगा वही हार जाएगा। आपने मेरी कहानी को झूठ कहा है, इसका मतलब है कि मैं जीत गई। अब अपने वादे के मुताबिक मुझे 1500 सोने के सिक्के दीजिए। मजबूरी में सेठ श्यामलाल को सीता को 1500 सोने के सिक्के देने पड़े। लो लड़की, ये 1500 सोने के सिक्के, और अब तुरंत यहाँ से चली जाओ। मेरा गुस्सा अब काबू से बाहर हो रहा है। अगर मेरी नजरों के सामने और देर तक रही तो मैं खुद तुम्हारा गला दबा दूंगा। मैं तो जा ही रही हूँ श्यामलाल जी, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी गरीब या कमजोर इंसान को दोबारा धोखा देने की कोशिश मत करना और किसी को बच्चा समझकर उससे बुद्धि की शर्त मत लगाना। हो सकता है अगली बार वही दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन बन जाए। ये कहकर सीता वहां से निकल गईं। पंचायत में बैठे सभी लोग सेठ का उतरा हुआ चेहरा देखकर खुश हो रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड और बेईमानी ज्यादा देर तक नहीं टिकते। सीता ने अपनी बुद्धि और हिम्मत से एक घमंडी सेठ को हरा दिया और सबके सामने उसका घमंड तोड़ दिया। इसलिए जब भी जिंदगी में मुश्किल आए तो सीता की तरह हिम्मत से खड़े रहो और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ।